बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और खुशखबरी आपके लिए ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इदारों के अंदर इस वक्त ये रियलाइजेशन पैदा हो गई है और ये सोच बड़ी पुख्ता हो गई है कि इमरान खान साहब के बगैर हम खौफनाक जवाल की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये सब होगा कैसे। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ अपने दिल में एक और ख्वाहिश दबाए बैठे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो नवाज शरीफ का भी यही हाल है कि दम निकलेगा, लेकिन इस मरतबा ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। शहबाज और मरियम दोनों को अलविदा कह दिया गया है। कुछ आम तरीन तफसीलात इस वाले से भी आपके साथ शेयर करूंगा जी। अगली खबर आपके साथ मौलाना फजल रहमान जो है उनके वाले से शेयर करूंगा कि उनके एक बयानात पर रोना रोया जा रहा था। अब उन्होंने बयानात की एक जो सीरीज़ है ना वो लॉन्च कर दी है। मजीद एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने खौफनाक बयानात दिए हैं और एस्टेब्लिशमेंट के सामने मौलाना फजल रहमान डंडा लेकर खड़े हो गए हैं। ये माजरा क्या है, इसमें कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दो जनरल्स को नोटिस हुए हैं, उनकी तलबी हुई है, ये मामला क्या है, इसमें कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में आपको ये बताऊंगा कि अमेरिकी सदर ट्रंप सिचुएशन रूम में गए हैं और वहां पर उन्होंने एक ग्रैंड प्लान लॉन्च कर दिया। और इस ग्रैंड प्लान के बाद ईरान, जहां रात को हमले सिर्फ पहले हो रहे थे, अब दिन की रोशनी में भी हमले किए जा रहे हैं। तो ईरान और अमेरिका की जो सूरत हाल है ये भी तशवीशनाक इस वक्त हो चुकी है जी। ईरान की तरफ से भी मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। अहम तीन तफसीलात, अहम तीन अपडेट्स इस वाले से भी आप साथ में शेयर करूंगा। आज के विला का जो आगाज़ है इसी खबर से करते हैं। और ख़बर यह है कि अमेरिकी सदर सिचुएशन रूम में चले गए हैं और घंटों वहाँ पर ईरान के मामले पर जो मीटिंग्स हैं वो हुई हैं और एक ग्रैंड प्लान तश्कील दे दिया गया। और इस ग्रैंड प्लान की अमेरिकी सदर की जानिब से जो मंजूरी है ना वो भी दे दी गई है और ग्रैंड प्लान है ईरान के हवाले से। और सिचुएशन रूम से निकलने के बाद ईरान पर जहां सिर्फ रात को हमले हो रहे थे, खैर रात को भी लगातार कई दिनों से हमले हो रहे हैं, अब दिन में भी अमेरिका की जानिब से जो हमले हैं वो ईरान पर किए जा रहे हैं और मुसलसल किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ईरान के जो आम शहरी हैं, आम ईरानी हैं, उनकी भी इन हमलों में हलाकत की, उनकी मौत की जो खबरें हैं या उनकी शहादत की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। बहरहाल अबनाए हरमूज के बाद अब ईरान ये जंग नेक्स्ट फेज बाबुल मंदीब तक लेकर जा चुका है और ईरान ने ये ऐलान कर दिया है कि वो बहुत जल्द अबनाए हरमूज के बाद अब बाबुल मंदीब को भी बंद कर देंगे। ईरान भी दूसरी तरफ खामोश नहीं है, ईरान की जानिब से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। बहरीन, कुवैत और उर्दन, ये तीन ममालिक हैं जहां पर अमेरिका की जो बेसिस हैं इनको लगातार ईरान की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले जो फेज़ था जंग का उसमें यूएई को काफ़ी निशाना बनाया गया, लेकिन अमेरिका को शायद पहले फेज़ में ये समझ आ गया कि यूएई आसान टारगेट है, तो इसलिए बहरीन, कुवैत या उर्दन के जो बेसिस हैं वहाँ से टारगेट किया जाए ईरान को। तो इसलिए ईरान भी इन तीनों ममालिक में मौजूद अमेरिकी जो बेसिस हैं उनको निशाना बना रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि अगर एक हफ्ते में ईरान ने हमसे मुज़ाकरात ना किए तो फिर हम उनके बिजली और पुल, बिजली वगैरह के जो पावर प्लांट्स हैं, जो उनके एनर्जी प्लांट्स हैं, जो उसके पुल वगैरह है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, इन पर भी हम जो हमले हैं ना वो शुरू कर देंगे और ईरान को मुकम्मल तौर पर हम तबाह करेंगे। ईरान ने भी इसके ऊपर जवाब दे दिया कि अगर अमेरिका ये करता है तो फिर हम भी खित्ते में मौजूद वो ममालिक जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं और जिस तरह से बेसिस यूज़ की जा रही है उन ममालिक की, या वो ममालिक जिनको ईरान ने निशाने पर रखा हुआ है, उनकी भी एनर्जी जो स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, उनका जो पुल वगैरह और दीगर मुल्क में मौजूद जो स्ट्रक्चर है ना उनके ऊपर जो हमले हैं ना वो किए जाएंगे। दूसरी तरफ जो चीन है वो भी खड़ा हो गया ईरान के साथ और कुछ इतलात में पढ़ रहा था कि किसी पुल को निशाना बनाया था अमेरिका ने, जो कि ईरान और चीन के दरमियान इम्पोर्टेंट रास्ता था तिजारत के लिए, तो वो 24 घंटे के अंदर दोबारा से तामीर करके वो रास्ता खोल दिया गया है और जो तिजारत है, जो ट्रेडिंग है ना वो चीन और ईरान के दरमियान हो रही है। तो क्लियरली चीन जो है वो ईरान के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ और वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि अमेरिका यहाँ पर आकर इस खित्ते में बैठे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है ईरान और अमेरिका मामले की।
और इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। और अब तो आप छोड़ दें कि किसी तरह से कोई सालसी या दोबारा MOU होने का कोई चांस भी है, ऐसा लगता नहीं है। अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से अब ऐसा नहीं लग रहा। और अमेरिकी सदर अमेरिका की जानिब से ये ऐलान भी सामने आ गया है कि हमने जो कुछ फैसले किए हैं, जो ग्रैंड प्लान हमने लॉन्च कर दिया है, इसमें मज़ीद हमले होंगे और सख्त हमले ईरान के ऊपर हम करने जा रहे हैं। तो MOU या सालसी का तो जो तस्वूर है वो छोड़ दें, मज़ीद सख्त हमले ईरान के ऊपर होने जा रहे हैं और इन हमलों में जो तेज़ी है वो भी आएगी। और दूसरी तरफ ईरान की जानिब से भी जो जवाबी कार्रवाइयाँ हैं ना वो की जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की जो मईशतें हैं वो एक मरतबा फिर से तैयार हो जाएँ, क्योंकि 35 से 40% जो जिन रास्तों से तिजारत होती है, तरसील के जो रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें अबनाए हरमुज़ और बाबुल मंदीब, वाज़े करता चलूँ कि पहले सिर्फ अबनाए हरमुज़ बंद हुआ था, तो जो मईशतें थीं दुनिया की उसको नाको चने चिपवा दिए थे ईरान ने और फिर मजबूरन MOU करना पड़ा था। तो इस मरतबा अबनाए हरमुज़ तो बंद कर दिया गया, लेकिन बाबुल मंदीब भी इस मरतबा बंद किया जाएगा और इसे दुनिया रेड कार्ड भी करार दे रही है अमेरिका, ट्रंप का, ईरान का, और ईरान के लिए ये एक तरफ का पता भी है। तो बहरहाल ये इस मामले में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। दूसरी खबर ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, और ये खुशखबरी है, ये बड़ा दावा किया गया है, सीनियर सहाफ़ी भी हैं उनकी जानिब से, और दावा ये है कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो करीब है और बहुत जल्द इमरान खान साहब की रिहाई हम देखेंगे। अब ऐसा क्या माहौल बनेगा या ऐसा क्या रास्ता निकलेगा कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो होगी, क्योंकि बातें तो की जा रही इमरान खान साहब रिहा होंगे, लेकिन साथ में ये भी बताया जा रहा है, बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं जी कि कब रिहाई होगी। तो एक तो उसमें जवाब ये था कि फौरी रिहाई होगी जब इमरान खान साहब डील ले लेंगे, लेकिन दूसरी सूरत में ये होगा कि जो सिस्टम है ना ये गिरेगा, ये निज़ाम गिरेगा, इसी सूरत में खान साहब की रिहाई हो सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब जो अपने नज़रिए और उसूल के ऊपर डट कर खड़े हुए हैं। तो इमरान खान साहब की रिहाई करीब कैसे है, क्या ऐसे हालात बनेंगे खान साहब रिहा होंगे, आगे का आपको मंजरनामा जो है वो थोड़ा प्रेडिक्ट करता चलूँ। तो खबर यह है जी कि और क्या मकबूल जान सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने, मैं उनका नाम जो है वो जहन में नहीं आ रहा था, उन्होंने ये जो दावा है ना वो किया है, या उन्होंने ये जो तज्ज़िया वो पेश किया कि इमरान खान साहब की रिहाई करीब है। और वो ये कहते हैं कि उनके ख्याल में इदारों के अंदर अब ये सोच पैदा हो चुकी है और उन्हें रियलाइजेशन भी ये हो चुकी है कि इमरान खान साहब के बगैर हम खौफनाक जवाल की तरफ जा रहे हैं। ये सोच भी पैदा हो गई है और रियलाइज़ भी हो गया है। लेकिन मसला क्या है कि डैमेज कंट्रोल करना है, और जो सारा मुद्दा है ना वो किसके ऊपर डालना है। जाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट लेने को तैयार नहीं, और ये जो चुनतखब हुकूमत है ये भी लेने को तैयार नहीं, तो मुद्दा किसके ऊपर डाला जाए। अब इस सिलसिले में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये पेश की जा रही है कि एक कौमी हुकूमत जो आएगी, साल एक तक वो कौमी हुकूमत रहेगी, उसके ज़रिए डैमेज कंट्रोल होगा या मुद्दा उनके ऊपर पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो आएंगे और इमरान खान साहब को एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन देना ही देना होगा। लेकिन डर यह है कि अगर खान साहब को फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दिया गया, वो मुकम्मल ताकत के साथ आ गए, तो फिर हम आगे हमारा जो इक़्तिदार या ताकत है वो कैसे बरकरार रहेगी, ये एक डर जो है वो ज़रूर मौजूद है। बहरहाल इसके अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है और ये रियलाइजेशन तेज़ी से पैदा हो चुकी है। इसके बगैर आप सूरत हाल देख लें, माशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी और आलमी तौर पर भी खौफनाक जो सवाल है ना उसका शिकार होने जा रहे हैं। बहरहाल जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन दोनों का इसमें ये ख्याल है कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उसके बाद फॉर्म 47 का जो एक दरवाज़ा था ना हमारे लिए वो भी बंद हो जाएगा। अवाम में तो वैसे ही हम पॉपुलर नहीं है, अवाम तो हमें जूते मारेगी, और फॉर्म 47 पे जो हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आ जाते थे वो रास्ता भी हमारे लिए फिर बंद हो जाएगा। और दूसरी तरफ जी, ये ख्वाहिश इस वक्त बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है उनके दिल में मौजूद है कि चलें ऊपर से आप तब्दीली कर लें, वफाक में शहबाज को उठा दें, लेकिन पंजाब में तब्दीली ना करें, मरियम जो है वो रहें। लेकिन ऐसा नहीं होगा, सारा सफाया होगा और फिर कौमी हुकूमत 28वीं 29वीं तरमीम कौमी हुकूमत, और फिर उसके बाद एक फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन हैं वो ज़रूर दिए जाएंगे और देने पड़ेंगे इमरान खान साहब को। तो बहरहाल देखें, ये एक पाथ जो है वो हो सकता है, और इस पाथ ये जो रास्ता है, इस रास्ते से गुजरने के बाद खान साहब की जो रिहाई है वो मुमकिन हो सकती है। लेकिन वो रिहाई ऐसी रिहाई नहीं होगी कि कंप्रोमाइज़ होकर, डील होकर करके इमरान खान साहब रिहा होंगे। अदालतों के ज़रिए मेरिट पर केसेस सुने जाएंगे और फिर इमरान खान साहब की रिहाई होगी। और इमरान खान साहब अगर इस सूरत हाल में, अगर इमरान खान साहब, क्योंकि देखें मकबूलियत, ताकत और फ़ौज, ये तीन चीज़ें हैं। और यह मकबूल साहब का कहना है
कि आपको चाहिए, अगर आपने निज़ाम को चलाना है, अगर एक भी नहीं है तो आप नहीं चला सकते। तो मकबूलियत इस वक्त खान साहब के साथ है और बाकी दो जो है वो दूसरी तरफ हैं। तो या तो ये होगा कि वो उधर चले जाएं, या तो ये होगा वो दो चीज़ें इधर आ जाएं, या ये होगा कि दोनों आपस में मर्ज हो जाएं। खान साहब का ये कहना है, या खान साहब का नज़रिया और असूल ये है कि अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है वो हुकूमत में होगा, और जो हुकूमत में होगा जाहिर सी बात है ताकत उसके पास होगी, फैसलों का इख्तियारात जो है वो उसके पास होंगे और मकबूलियत भी उसी के पास होगी, इसीलिए तो अवाम जो है वो उसको वोट देगी। तो ये जी इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से जो पाथ है ना वो नज़र आ रहा है, और इसी को बुनियाद बनाकर ये बताया जा रहा है जी, दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई अब बहुत करीब है, क्योंकि ना ही इंटरनली तौर पर मामलात बेहतर हो रहे हैं और आलमी तौर पर भी जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। आखिर में जी आपको एक और ख़बर देता चलूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो डंडा लेकर खड़े हो गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के सामने। इसकी वजह क्या है, वजह आपके साथ ज़रा शेयर करते हैं। एक जर्नलिस्ट हैं, इनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई है और ये सैयद ज़ीशान है, इन्होंने ये गुफ्तगू की और ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब अपने करीबी हलकों से शिकवा करते नज़र आए हैं। PDM मैंने बनाई थी लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। KPK में भी इमरान खान साहब की हुकूमत है, कम से कम आपने वहाँ फॉर्म 47 जारी किए थे तो यहाँ पर भी फॉर्म 47 करके मुझे ले आते, ये शिकवा है। आपको याद होगा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको ये एनालिसिस दिया था, डॉट कनेक्टिंग करने के बाद आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बताई थी कि असल में मौलाना साहब ये चाहते हैं कि उनको उनका हिस्सा मिले, वो नहीं मिला तो इसलिए फिर वो ज़रा इनकलाबी हो गए हैं। दूसरा शिकवा ये है कि किसी भी मौलाना से कौमी हुकूमत बनाने किसी ने भी मौलाना से कौमी हुकूमत बनाने से मुतल्लिक मशवरा नहीं लिया, ना ही कोई ओहदा देने की बात की है। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो इसलिए ज़रा थोड़े से जो इनकलाबी हैं वो हो गए हैं। और दूसरा ये कि मौलाना फजल रहमान जो है उनसे माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा था, काफ़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई कि भाई आप माफ़ी मांग लें, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने माफ़ी मांगने की बजाय एक और जो मिसाइल है वो दाग दिया है और एक और जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने दे दी है। वो स्टेटमेंट देते हैं कि पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट के घर की लोंडी है जिसकी अहमियत ख़त्म हो चुकी है, ऐवान नहीं अब इस मैदान की हैसियत है, यानी कि ग्राउंड की वो बात करें। ये उन्होंने बुनियादी तौर पर डेरा इस्माइल ख़ान में जो है वो मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से उन्होंने जो खिताब है ना वो किया है। तो मज़ीद वो कहते हैं इसलिए ऐवान में हमारी 5 सीटें हों या 10 इसकी परवाह किए बगैर जाली पार्लियामेंट को जूते की नोक पर रखते हैं। हम जिस जमहूरियत के अलमबरदार हैं वो आइन और इस्लाम की अलमदारी और अवाम की नुमाइंदा जमहूरियत है। हम कुरान और सुन्नत और इस्लाम की सरबुलंदी के कायल हैं। अगर वहाँ अच्छा जी ये जी ट्रंप और अमेरिका की ग़ुलामी ऐसे निज़ाम पर लानत भेजते हैं, तो ये जी मौलाना फजल रहमान ने जो स्टेटमेंट है ना वो दे दिया और कह दिया है कि ये पार्लियामेंट तो इस्टेब्लिशमेंट की लोंडी है और इस पार्लियामेंट को उन्होंने जाली करार दे दिया है। तो एक और जो स्टेटमेंट है वो मौलाना फजल रहमान जो उनकी जानिब से सामने आ गई है। दूसरी तरफ जी फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से भी आपको खबर देता चलूँ जी कि उन्होंने एक इंपॉर्टेंट जो मसला है वो ऑलमोस्ट हल कर दिया। और ख़बर ये है कि कश्मीर में जो एहतजाज हो रहा है आज, चूँकि 15 तारीख है तो लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई थी, लेकिन ये लॉन्ग मार्च आर्जी तौर पर मौखर कर दिया गया। और इसमें ख़बर ये बताई जा रही है कि ये जो एहतजाज हो रहा है यहाँ से लेटर लिखा गया एक फील्ड मार्शल साहब को और उसमें कहा गया कि ये जो मामला है मसला है हल किया जाए। तो फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो इस वक्त तुर्की में हैं, उन्होंने जवाब भी दे दिया है कि जब वो वापस आएंगे तो फिर इस मसले को खुश असलूबी से बेहतर अंदाज से वो हल करेंगे। तो एक मैं समझता हूँ कि कश्मीर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मामला था क्योंकि एहतजाज चल रहा है और लॉन्ग मार्च अगर हो जाता है तो फिर उसके बाद जो इलेक्शन है ना वो मुश्किल दिखाई देते हैं। तो ये खैर एक अच्छी खबर भी है कि अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं और सीटें कम कर दी जाती हैं, जो भी इसका हल जो है वो निकाला जाता है, तो अगर ये हो जाता तो ये एक अच्छी खबर है। दूसरी तरफ आपको बताता चलूँ कि सेक्रेटरी डिफेंस और DG मिलिट्री लैंड इन दोनों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी करते हुए 21 जुलाई को तलब कर दिया है। अब ये जो दोनों साहबान हैं इनमें से एक रिटायर्ड जनरल और एक गालमन जो है वो करंट मेजर जनरल या इस तरह का उनका रैंक है। बहरहाल इन दोनों को नोटिस जारी किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि कैंट बोर्ड के जो इलेक्शंस हैं वो आखिर क्यों नहीं करवाए गए। 21 जुलाई को इनको तलब किया गया है। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन की इस वक्त अपनी तो वर्थ कोई नहीं है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो एक्सटेंशन के ऊपर इस वक्त बैठे हुए हैं क्योंकि नया वो तरमीम ये कर दी गई थी कि जब तक नया इलेक्शन कमिश्नर नहीं आता चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो तब तक जो पुराने हैं वही कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वो तो रिटायर हो चुके हैं और बस एक एक्सटेंशन के ऊपर ही वो इस वक्त चल रहे हैं। तो बहरहाल जी दूसरी तरफ ये जो फॉर्म 47 हुए हैं ज़ाहिर सी बात है बज़ाहिर तमाम सहूलतकारी थी तो ये जो है वो जारी किए गए हैं। तो दूसरी तरफ ये तलबियाँ कर रहे हैं, बहरहाल तलबियाँ करते रहें और
एक जो फॉर्मेलिटीज़ है ना, मेरे ख्याल से ये तलबियाँ करके भी वो पूरी हो रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ऐलान किया था कि 5 अगस्त को चूँकि इमरान खान साहब को 3 साल जेल में पूरे हो रहे हैं उनकी नाहक कैद को, तो हम कोई जो एहतजाज है ना वो करेंगे। बहरहाल PTI मौजूदा क़यादत जो है इसको ये PTI नहीं है, ये कंप्रोमाइज़ हो चुके हुए हैं ज़ाहिर। तो आज बैरिस्टर गौहर ये ऐलान करते हैं और इस ऐलान से ये वाज़ेह है कि इस मरतबा भी कोई ये एहतजाज नहीं करेंगे। मैं आपके सामने इनकी एक स्टेटमेंट जो है वो रखता हूँ जी। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आज पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया कि 5 अगस्त को खान साहब के कैदे नाहक के 3 साल पूरे होने को आ जाएंगे। इस दिन को हम एक बड़े इवेंट के तौर पर मनाएंगे। इस दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ सजेशंस आई हैं, यानी कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास था और अभी ये सजेशंस ले रहे हैं कि हमने क्या करना है। तो कुछ क्लियर नहीं है कि हम एहतजाज करेंगे भी या नहीं करेंगे। इस दिन पूरे मुल्क में रैलीज़ का इनकाद, एहतजाज, जलसे, जुलूस, कन्वेंशन और सेमिनार मुनक़द करने की बहुत सारी सजेशंस आई हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया। तो चाहिए तो यही था कि पहले आपने कह दिया था जिस तरह से कि एहतजाज किया जाएगा, गालबन महमूद अचकज़ई की जानिब से कहा गया था, किसकी जानिब से कहा गया था, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि सजेशंस आएंगी। तो साफ इसका मतलब यही है कि इजाज़त नहीं मिली है, वहाँ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, तो फिर कैसे आप जो है वो बाहर निकल सकते हैं। इस दिन पूरे मुल्क में रैलीज़ के इनकाद। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इन सारी सजेशंस और रिकमेंडेशंस पर इंशाल्लाह अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग बहुत जल्द करेगी और इन सारी सजेशंस की रोशनी में लाहे अमल का ऐलान करेगी। तो बहरहाल क्या लाहे अमल तय इन्होंने करना है, इनकी जो स्टेटमेंट है इससे ही वाज़ेह हो जाता है कि ये क्या जो स्टेप्स हैं वो उठाएंगे। आगे चलते हुए जी एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ कि मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान जो हैं, इन्होंने इस चीज़ की हिमायत कर दी है कि मौलाना साहब जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इस पर उनका खिलाफ जो बगावत का मुकदमा है ना वो होना चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उससे सवाल साफ़ी ने पूछा कि क्या उन पर बगावत का मुकदमा होना चाहिए, तो वो कहते हैं आप सब अगर ये समझते हैं कि होना चाहिए तो मैं आपके साथ हूँ, वाकई होना चाहिए। बहरहाल मलिक अहमद ख़ान जो कि स्पीकर है पंजाब असम्बली में, उन्होंने माफ़ी का जो मुतालबा है वो मौलाना फजल रहमान जो उनसे कर दिया है। बहरहाल इन स्टेटमेंट्स के ऊपर अगर वो मौलाना फजल रहमान से माफ़ी का मुतालबा करते हैं तो मौलाना फजल रहमान से पहले कई गुना ज़्यादा सख्त जो बयानात हैं वो ख्वाजा आसिफ की जानिब से, मरीम नवाज़ की जानिब से और नवाज़ शरीफ की जानिब से भी दिए गए हैं। तो मलिक अहमद ख़ान साहब, आप स्पीकर हैं तो पार्लियामेंट में आप खड़े होकर कभी मरीम नवाज़ से भी कहते हैं कि आप भी जो माफ़ी है वो मांगें, क्योंकि उन्होंने मौलाना साहब से भी सख्त जो स्टेटमेंट्स हैं ना वो दी थी। तो बहरहाल ये आज कुछ आप दिन तफसीलात हैं, इस वाले से जो भी चीज़ें होती हैं आप साथ शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।